हेलो नमस्कार, वेलकम टू इंटेलिजेंट लर्निंग। क्लास 103 है ये। 28 जून का शिफ्ट 2 जो है उसका पेपर डिस्कस करेंगे। साइकोलॉजी का पेपर था, बाकी और जो भी पेपर हुए होंगे शिफ्ट 2 में वो भी सेम ही रहेंगे। जून 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्पेशली फॉर पेपर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। जो बच्चा पहली बार देख रहा है इस चैनल को या इस वीडियो को, तो ऑलरेडी 102 क्वेश्चन पेपर्स हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आप वो देख लीजिएगा 2023 के अराउंड से लेके अब तक के। ओके, तो आप बैक से भी शुरू करोगे, इट्स लाइक 105 क्लास हो जाएंगे दिसंबर के पेपर के लिए, तो आप 105 से शुरू करके जितनी देख पाओ उतनी देखने की कोशिश करना। ओके, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगे तो इंटेलिजेंट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। क्वेश्चंस का या इसका ड्रिल जो है वो सेम रहेगा कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। आप एक पेन पेपर लेके बैठिए साथ में मेरे, जैसे ही क्वेश्चन आए आप स्टॉप भी कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अदरवाइज मेरी स्पीड के हिसाब से आप कर पा रहे हो तो वो भी बढ़िया है, वेल एंड गुड। ओके, तो आपको पेन पेपर लेके अपने हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, आपको चेक करना है वो क्वेश्चन ठीक हुआ है नहीं हुआ है, फिर लास्ट में एनालाइज करना है 50 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए। ओके जी, चलिए जी। डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। ठीक है, आपके सामने एक टेबल दे रखी है, स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस। टेबल शोज द डाटा ऑफ डिमांड एंड इनटेक। तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितनी रिसीव हुई हैं किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए, 5 कॉलेजेस हैं ये ABCDE, और कितनी अवेलेबल सीट्स हैं। इट्स लाइक 1500 सीट्स हैं लेकिन 3000 एप्लीकेशन आई हैं, तो एडमिशन तो 1500 का ही होएगा ना। तो वो चीज, total demand of two highest demanded college is what percent higher than total demand of two lowest demanded college। तो डिमांड कैसे पता चलेगी, जो ऊपर वाले में है। तो सबसे ज्यादा डिमांड 133 वाले की है, एक 3000 एप्लीकेशन है उसकी है। ठीक है, तो टोटल डिमांड कितनी हो गई दो हाईएस्ट की, 3300 प्लस 3000 यानी 6300। ठीक है, देन ये पूछ रहे हैं टोटल डिमांड ऑफ टू लोवेस्ट। ठीक है, तो टू लोवेस्ट डिमांडेड कॉलेज कौन से हैं, ऊपर वाले में से ही, एक 600 और एक 1200। ठीक है, तो यानी 1800 आ गया टोटल। ओके जी, 1800 लोवेस्ट और ऊपर वाला क्या था अपना 6363। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहे हैं, कितना परसेंटेज ज्यादा है। तो पहले तो कितना ज्यादा है इससे पता चल जाएगा, किससे ज्यादा है, 1800 से ज्यादा है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको 18 ये माइनस कीजिए, 6300 में से 1800 आपने माइनस किया, 0 0। हमेशा ऐसे ही करके देखना, ये मेरा सजेशन है, लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने। ठीक है, 13 13 में से 8 गए तो 3 और 2 5, देन यहाँ पे 5 5 में से 1 गया 4, 4500। तो 4500 डिवाइड बाय 18 हो गया, ये 2 0 से 2 0 कट। ठीक है, 18, 3 एकम 3, 3 5 15, 0 0, 3 6 18, 6 दूनी 12, 12 13 14 15, 6 5 30 और 0, 250% आ गया जी। ये रहा आपका आंसर। ओके, चलिए ये रहा आंसर। द डिफरेंस ऑफ डिमांड एंड अवेलेबल सीट्स इन कॉलेज ई। ये डिमांड है, ये अवेलेबल सीट है। डिफरेंस कितना हो गया, 0 0 1 1, 1100 का डिफरेंस हो गया। What percent lower than the difference of demand and available seat in college A? यहाँ पे है 1500। कितना परसेंटेज लोअर है ये डिफरेंस, तो 1500 में से गए 1100। ठीक है, तो कितने आ गए 400, डिवाइड बाय, इन्होंने पूछा व्हाट परसेंटेज लोअर देन, कम, किससे कम, 1500 से कम, मल्टीप्लाई बाय 100, 0 0, 5 3 15, 5 8 40, 0, 3 चौके 3 दूनी 6 7 8, 3 6 18 पॉइंट, ये वाला आएगा 26.67। ठीक है जी, इजी है। कितना प्रतिशत ज्यादा है कितना प्रतिशत कम है वो मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है, तो ये कितना परसेंटेज मोर देन लोअर देन वो आपको आना चाहिए, वैसे क्वेश्चंस आते हैं। हाउ मच परसेंट मोर is the average demand of all 5 colleges taking together then the average of available seats। तो सबको जोड़ो और एवरेज निकालो पहले। ठीक है, तो देखो 3000, ये 3600 बन गया। चलो ऐसे ही जोड़ लेते हैं, 3000, 2500, 1200, 3300 और 600, 0 0, 6 7 8 9 10 11, ओके 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 6 16, एक हासिल गई, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7 और 3 10,
10,600 बन गया जी। डिवाइड बाय क्या करना है, 5 करना पड़ेगा एवरेज निकालने के लिए, ठीक है। डिवाइड बाय 5 किया तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0, यही लग रहा है। 5 दूनी 10, 6 नीचे आया, 5 एकम 5, 1, 5 दूनी 10, 0, ठीक है। अब है ये बाकी वाले दूसरे जो इनटेक है, सो 1500, 1800, 1000, 2700, 2200। कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, कई बार हमारी मिस्टेक गड़बड़ कराती है। 8 और 7 15, 15 और 5 20 और 2 22, 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 6 हो गए, 7 8 9, 9200, 9200। अच्छा हाँ ठीक है ना, डिवाइड बाय 5 भी तो करना है। 5 एकम 5, 4, 5 8 40, 5 चौके 20 और 0, ये आया है जी एवरेज। अब कितना परसेंटेज ज्यादा है वो आपसे पूछा है, ठीक है। किससे ज्यादा है, 1840 से। पहले इसको माइनस करो, यानी कि 2120 माइनस 1840 डिवाइड बाय 1840 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कट, इसको सोल्व कर लो, आंसर आपका आ जाएगा 2120 1840। ठीक किया मैंने जोड़ घटा, ठीक है। तो ये 15.22% आ जाएगा जी। डन। चलिए, what is the ratio of number of colleges having more demand than available seats? यानी अवेलेबल सीट्स कम है, डिमांड ज्यादा है। ये देखो, अवेलेबल सीट्स कम है, डिमांड ज्यादा, अवेलेबल सीट्स कम है, डिमांड ज्यादा, अवेलेबल सीट्स कम है, डिमांड ज्यादा। यानी 3 कॉलेज तो ऐसे हैं जिनमें अवेलेबल सीट्स कम है, डिमांड ज्यादा है। हमें रेशियो बताना था किसके साथ, जिसमें अवेलेबल सीट्स ज्यादा है, डिमांड कम है। तो ये देखो, अवेलेबल सीट्स तो यहाँ 1800 है पर डिमांड 600 की है। यहाँ अवेलेबल सीट 2700 है लेकिन डिमांड 1200 की है। तो ये आ गया 3:2। तो 2 कॉलेज इस कैटेगरी में आ गए और 3 कॉलेज अपने इस वाली कैटेगरी में आ गए। तो ये 3:2 आपका आंसर हो गया जी, इजी था। ओके। डिमांड फॉर कॉलेज बी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ डिमांड फॉर कॉलेज सी? सो ये है डिमांड फॉर कॉलेज बी, ये है डिमांड फॉर कॉलेज सी। ये बोल रही हैं 600 जो है वो अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट है, यानी मैं मान लेती हूँ x% ऑफ 2500 इज इक्वल टू 600। मुझे x निकालना है, दैट्स इट। तो 600 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 2500, 2 0 से 2 0, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, ठीक है ना। हाँ, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, 24% ज्यादा है जी, मतलब 24% है ये इसका। ओके, तो 600 जो है वो 2500 का 24% है, ये लो, ठीक है। चलिए, टाइप ऑफ डिजास्टर कॉन्सिक्वेंसेस, तो ये अपना यूनिट 9 वाला क्वेश्चन हो गया। बायोलॉजिकल डिजास्टर है, जियोफिजिकल है, हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल है और एंथ्रोपोजेनिक है। देख के ही पता चल रहा है एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन बीइंग की वजह से कुछ हुआ है। हाइड्रोमेट्रो, हाइड्रो से रिलेटेड समझ आ रहा है, पानी से रिलेटेड कुछ है, जैसे ये फ्लड आ गया, ठीक है, फ्लड, ड्रोट, स्टॉर्म, तो ये पानी से रिलेटेड है, ठीक है। देन जियोफिजिकल, और देखो बायोलॉजिकल में एपिडेमिक, देखो ये ट्रांसपोर्ट डिजास्टर, ये राइट्स, ये तो ह्यूमन बीइंग की वजह से होंगे, ठीक है। सो 1 और 3 यहीं से आपका आंसर वैसे तो सोल्व हो गया। सो आंसर तो आपका थर्ड आ जाएगा। बायोलॉजिकल में आपका क्या आ गया, एपिडेमिक या इंसेक्ट इन्फेस्टेशन, उसकी वजह से। देन जियोफिजिकल में आपका क्या आ गया, ये अर्थक्वेक, वोल्केनो और लैंडस्लाइड। ओके जी, ज्योग्राफी की वजह से। Arrange the given digital initiatives of Government of India in chronological order। तो ईयर ऑफ लॉन्च के हिसाब से बताने हैं। आजकल ये ईयर ऑफ लॉन्च पूछे जाने लगे इन लॉगिन के भी, अदरवाइज स्वयं से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस आते थे जो हमने पढ़े हुए हैं, बट अब वो क्वेश्चंस क्योंकि लिमिटेड है, स्वयं के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया, तो अब अलग तरीके के क्वेश्चन आने लगे, कौन सा कब जो है वो इनिशिएटिव लिया गया वो आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको नहीं पता तो आपको नहीं पता, ये वाले तो ई ज्ञान कोश का तो 2000 है ही। तो ये देखो नेप्टेल 2003 में है, अच्छा ई ज्ञान कोश 2005 में है। ओके, ठीक है, डिजिटल रिपोजिटरी। देन पीजी पाठशाला 2014 में है, स्वयं 2017 में है और पीएम ई विद्या आपका 2020 में है। ओके, तो ये याद रखना। अब ओके, प्रपोजिशंस दे रखी हैं आपको और स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है आपको, बताना है जो हमने ऑलरेडी की हुई है टेक्निकली तो चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल में नो और ऑल वाले आते हैं, तो यूनिवर्सल नेगेटिव में आपका आ गया फर्स्ट, यूनिवर्सल अफर्मेटिव पॉजिटिव में आपका आ गया सेकंड, ऑल वाला पर्टिकुलर अफर्मेटिव में पॉजिटिव आ गया आपका फोर्थ और पर्टिकुलर नेगेटिव में आपका आ गया थर्ड। तो बेसिक लॉजिकल रीजनिंग वाले यूनिट से 6 यूनिट से आपका क्वेश्चन है, इजी है, 2 1 4 3 आपका आंसर हो।
बेसिक है, ये तो बहुत बेसिक है। लर्निंग टू डू टुवर्ड्स अ लर्निंग एंड वर्किंग सोसाइटी, ये किसकी रिपोर्ट है, किस टाइप, ये जो रिपोर्ट का टाइटल है ये किसने सबमिट की? तो अधिशेष, ये क्या है, अधिशेषा है, नाम देख लीजिएगा प्रोनाउंसिएशन। कमेटी, कोठारी कमेटी कमीशन, और ईश्वर भाई पटेल कमेटी, और जाकिर हुसैन कमेटी। ठीक है, तो कोठारी का तो फोर श्योर नहीं है। ओके, आंसर आपका क्या आएगा, अधिशेषा कमेटी। सो ये कमेटी डॉक्टर मेलकॉम एस, इनका नाम था ये पूरा, तो इनके बनाई गई थी किसके लिए, वोकेशनल एजुकेशन एंड ब्रिजिंग द गैप बिटवीन एकेडमिक लर्निंग एंड प्रोफेशनल वर्ल्ड। कोठारी कमीशन हमें ऑलरेडी पता है 1964 टू 66, ओवरऑल सारी एंटायर एजुकेशन सिस्टम के लिए रिकमेंडेशन के लिए था। ईश्वर भाई पटेल कमेटी 1977, 10+2 एजुकेशन सिस्टम को जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको रिव्यू करने के लिए था, क्योंकि हमने फर्स्ट जो पॉलिसी आई थी अपनी 68 में उसके अकॉर्डिंग 10+2+3 वाला सिस्टम शुरू कर दिया था। जाकिर हुसैन कमेटी, ये आपका 1937, ये कमेटी कंसर्न हुई वारदा स्कीम जिसको बोलते हैं। वारदा स्कीम के नाम से या क्राफ्ट एजुकेशन आ जाए तो हम गांधी जी को रिलेट करते हैं, बट दैट ये वर्धा स्कीम या वर्धा वारधा, ये जो स्कीम है इसके जो क्या बोलते हैं, इसको बेस, ये जो स्कीम इन्होंने दी तो इसके चेयरपर्सन जो है वो जाकिर हुसैन। टाइप ऑफ ई रिसोर्स और डिस्क्रिप्शन, ई रिसोर्स में ई जर्नल, ई बुक्स, ई जीन्स एंड आपका सीडी रोम्स। ठीक है, तो क्या क्या है, यूज फॉर स्टोरिंग अ लार्ज वॉल्यूम, तो स्टोर अगर आपने करना है तो सीडी रोम से ही स्टोर करोगे, सीडी में स्टोर हो जाएगा। पब्लिश्ड ऑन द वेब एज वेल एज इन द डिजिटल फॉर्मेट, तो वेब पे भी पब्लिश्ड है और डिजिटल फॉर्मेट में भी है। जर्नल लग रहा है, लास्ट में कुछ है क्या ऑप्शन में, हमें हो रहा है कुछ। Okay, piece of software, okay, it can be used to store articles on a file server in form of magazine, zine. ई जर्नल अपना डिजिटल फॉर्मेट वाला आ जाएगा, फर्स्ट लग रहा है आंसर जी। ठीक है, ई बुक्स अपना क्या आ जाएगा, ई बुक्स, पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, आंसर फर्स्ट। ओके, सो ई बुक्स जो है वो पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, ये आपका मैगजीन, जीन से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए था। चलिए, which of the following are the characteristic of action research? Most easy question, action research. It doesn't aim to develop theory. हाँ, theory बनाने का कोई aim इनका होता नहीं है. It is not conducted to generalize the finding. Definitely generalize नहीं करते हैं हम. Sample is selected randomly. Sample is not selected as such, क्योंकि जो क्लास में usually हम क्लास लेवल पे, स्कूल लेवल पे, लोकल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हो रही है उनको सोल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो सैंपल का ऐसा होता नहीं है कुछ। It is conducted to find the solution, local level problem, ठीक है। Control on variables is required. कंट्रोल का तो एक्सपेरिमेंटल में आ गया ना फिर। सो ए, बी और डी ऑप्शन में है क्या, है फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, A teacher assesses the answer books of the students and based on their sources he gives them rank. तो टीचर ने रैंक दे दिया है और टीचर ने उनकी चीजें चेक की है पहले असेस करने के लिए। ठीक है, कौन सा स्केल जो है टीचर ने यूज किया, अगर रैंक दिया है तो ऑर्डिनल तो फॉर श्योर आएगा। ठीक है, अब अगर किसी बच्चे को रैंक दिया है या पढ़ने में वो है कि उसको मार्क्स दिए हैं, तो अगर 0% भी है दैट डजंट मीन ना कि बच्चे को नॉलेज नहीं है। सो नॉलेज तो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही है। सो एब्सोल्यूट जीरो कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही है यहाँ। तो हम रेशियो के साथ नहीं जाएंगे, हम ऑर्डिनल और इंटरवल के साथ जाएंगे। ओके, द स्कोर्स जो दिए हैं ऑब्वियसली क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, तो जो स्कोर रहेगा जैसे 80 to 90% में सेम डिफरेंस रहेगा, तो हम इंटरवल के लिए जा रहे हैं। और टेक्निकली वो जीरो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि नॉलेज तो कुछ ना कुछ, एब्सेंस ऑफ नॉलेज नहीं बोल सकते अगर 0% या उस टेस्ट में नंबर नहीं भी आए हैं। प्रोसेस ऑफ टाइपिंग कैप्चाज इज अ वेरिएशन ऑन, तो कैप्चा की फुल फॉर्म अगर आपको पता होती तो आप इसका आंसर दे सकते थे। ओके, ट्यूरिंग टेस्ट जो है इसका आंसर रहेगा, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमंस अपार्ट। तो कंप्यूटर और ह्यूमन में फर्क पता करने के लिए हम कैप्चा भरवाते हैं, तो वो जो है कैप्चा रहेगा, ये ट्यूरिंग टेस्ट से रिलेटेड। ओके, एलन ट्यूरिंग, उन्होंने ओरिजिनली ट्यूरिंग टेस्ट जो है वो प्रपोज किया था मशीन की एबिलिटी जो है उसको असेस करने के लिए टू एग्जिबिट इंटेलिजेंट बिहेवियर इंडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अ ह्यूमन। एनईपी 2020, एनईपी 2020 से अच्छे क्वेश्चंस आने लगे हैं अभी। सिंगल स्ट्रीम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, उनको फेज आउट करना है धीरे धीरे, ऑब्वियसली स्टैंड अलोन, ऑल स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस मल्टी डिसिप्लिनरी बन जाने चाहिए 2030 तक, ये बोलती है। ओके, 2035 तक आपको एटलीस्ट 1 मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन और नियर एवरी डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। ये बात ठीक है, बट ये 2035 नहीं है, 2030 है।
ओके, इंस्टीट्यूशंस के पास ऑप्शन रहेंगे ओडीएल प्रोग्राम या ऑनलाइन प्रोग्राम चलाने के, बकायदा वो एक्रेडिटेट किए गए हो इंस्टीट्यूशंस कि आप चला सकते हो ये, ठीक है। जस्टिस जेएस वर्मा कमीशन रिपोर्ट्स दैट ओवर 20,000 स्टैंड अलोन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर सेलिंग डिग्रीज। देखो ये बात सही है, लेकिन ये 2020 से रिलेटेड नहीं है, ओके, तो इसलिए ये गलत हो जाएगी। बी वाला हमारा ऑलरेडी गलत हो गया, 3 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑटोमेटिकली ए सी ई जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, उनको एनकरेज किया जाएगा लार्ज नंबर ऑफ फ्रीशिप और स्कॉलरशिप जो है उनके बच्चों को प्रोवाइड करके। सो ए सी ई जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपको एनईपी 2020 में मिल जाएगा जी, जिसमें वो 2030 तक बोलते हैं। 2040 तक वो बोलते हैं कि हमें लार्ज स्टूडेंट एनरोलमेंट्स भी चाहिए, हमें ज्यादा बच्चों को एडमिट करना है, थाउजेंड्स में बच्चे हों हमारे, ठीक है। सो वो टाइम लेगा, तो इसलिए 2030 तक हमें एटलीस्ट एक लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन जो है वो नियर एवरी डिस्ट्रिक्ट और इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हमें खोलना है, ओके। रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करनी है। OLED स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, फास्टैग एग्जांपल है RFID का। CAD स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर ऑफ डिजाइन, और RFID स्टैंड्स फॉर रैपिड फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये दोनों फुल फॉर्म्स जो हैं वो गड़बड़ दे रखी हैं जी, गलत है, ये C और D आंसर हो जाएगा। ये कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है और रेडियो फ्रीक्वेंसी रैपिड होता है, रेडियो नहीं, रेडियो होता है, रैपिड नहीं होता। सो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है, ओके। सो फास्टैग RFID का एग्जांपल है, बिल्कुल ठीक है। OLED की फुल फॉर्म भी बिल्कुल ठीक है। हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछिए तो हमारा आंसर C और D हो जाए। लिस्ट दे रखी है जी, दोनों डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उसका आंसर आपको मिलाने हैं। इन अ क्लास रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स टू द फीमेल स्टूडेंट इज 9:11। परसेंटेज ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स आपसे पूछी है। देन व्हेन अ नंबर x इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, यानी नंबर x जो है वो आपने न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जोड़ दिया है, ठीक है, या 7/11 प्लस एक्स कर लो टेक्निकली, ठीक है। तो ये क्या बन के आ रहा है हमारे पास, ये 2/3 बन के आ रहा है, तो आपको x की वैल्यू बतानी है, ओके। 2 नंबर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, इफ द वैल्यू ऑफ वन नंबर इज डबल्ड देन देयर प्रोडक्ट विल बिकम। तो दो नंबर हैं, मान लो दो नंबर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर दोनों को, अच्छा ओके, ये यहाँ से ही देखना पड़ेगा। अगर x और y की वैल्यू ये है तो ये आपको सोल्व करना है, क्या आएगा। तो आपको जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें उसको पहले सोल्व करके देख लो। मान लो x और y की वैल्यू दे रखी है तो आप ये भी सोल्व कर सकते हो। देखो 3 और 2 है, 3 और 2 ही मान के चल लो इसको रेशियो के हिसाब से। 3 दूनी 6 प्लस 2 दूनी 4 डिवाइड बाय 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 5 आ गया। 10 डिवाइड बाय 5, 5 दूनी 10, डी का आ गया सेकेंड। अगर डी का सेकेंड है तो आंसर आपका यहीं से मिल गया थर्ड, ठीक है। तो वो चीज है कि आपको जो इजी लगे वो देखो एक बार करके, उसके हिसाब से ही आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम है तो आप इनको रीचेक भी कर सकते हो कि बाकी सही है या नहीं है। जैसे ये सेकंड वाला रीचेक कर लो, सेकंड का आंसर इन्होंने फोर्थ दिया है यानी 1, तो ये बोल रहे हैं कि 7/11 में मैं 1 प्लस कर दूं तो मेरा आंसर 2/3 हो जाएगा, यानी कि 7 + 11 डिवाइड बाय 11, 11 और 7 18, 7/11 ही है ना। अच्छा दोनों में ही प्लस करना है ना, ऊपर और नीचे, तो 7 और 1 8 हो गया, 11 और 1 12 हो गया, 2 4 दूनी 8 और 4 3 12 हो गया, ठीक है। आंसर बिल्कुल ठीक है, यहाँ से रीचेक भी हो गया आपका। बाकी दो निकालने की भी जरूरत नहीं है, बट आपको आने चाहिए, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, अरेंज द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल। ओजोन होल बनने की प्रोसेस जो है वो आपसे पूछी है। तो देखो इसको देखते हुए अगर देखा जाए तो ओजोन डिस्ट्रक्शन कैटालिसिस लास्ट में साउंड कर रहा है कि ठीक है, ओजोन डिस्ट्रक्शन लास्ट में हुआ होगा, ओके, एंड स्टेप वो ही रहा होगा, ओके। वोर्टेक्स फॉर्मेशन सबसे पहले रहेगा क्योंकि वो एक हवा का वो बन के और पूरा होता है ना कि वोर्टेक्स सा बन गया, सो वो साउंड बेटर, ठीक है। देन आपका वेरी लो टेम्परेचर है पोलर स्ट्रेटोस्फेयर क्लाउड में। ह्यूमिडिफिकेशन डीनाइट्रिफिकेशन एज सच कोई बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप सा नहीं होता कि जिसके बिना कुछ हो नहीं सकता, बट ये प्रोसेसेस हैं जो बीच बीच में चलते रहते हैं, ठीक है। सो इन्होंने आंसर सेकंड दिया है, हमारे पास और कोई ऑप्शन फिलहाल है नहीं बेटर, क्योंकि BDAC का तो हमें समझ आ रहा है कि वोर्टेक्स फॉर्मेशन हुई, वेरी लो टेम्परेचर है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स के, देन प्री कंडीशनिंग है क्योंकि ऑलरेडी जो क्लोरीन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो चीजें हैं वो चल रही हैं,
और ओजोन डिस्ट्रक्शन हो रही है। सो डी ह्यूमिडिफिकेशन डीनाइट्रिफिकेशन एज सच नहीं है, बट हमारे ऑप्शन के हिसाब से ये जो ए वाला ऑप्शन है ये यहीं पे ही बेटर फिट बैठ रहा है इस क्वेश्चन के हिसाब से इन आंसर्स जो दिए हैं। ठीक है, तो हम सेकंड के साथ ही जाएंगे ताकि कल को अगर वापस से क्वेश्चन आए या ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हम इसी सीक्वेंस के साथ जाएं। ओके, ग्लोबल एजुकेशन डेवलपमेंट एजेंडा रिफ्लेक्टेड द गोल SDG 4 जो है of 2030 agenda for sustainable development was adopted by India. So इंडिया ने इसको कब अडॉप्ट किया था वो आपसे पूछा है। 2020, 10, 1992, 2015। आंसर 2015 है। जब 2015 में ये गोल्स आए थे हमने तभी अडॉप्ट कर लिए थे। Arrange the evolution of following social media platforms in chronological order. तो क्रूज वो आपको बताने हैं कि कौन सी चीज पहले आई थी, टिकटॉक, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। तो आपको थोड़ा आइडिया हो तो हो जाएगा ये, अदरवाइज आंसर जो है इसका फोर्थ रहेगा। सबसे पहले फेसबुक आया था 2004 में, 2005 में यूट्यूब, 2006 में ट्विटर, 2010 में इंस्टाग्राम और 2016 में टिकटॉक। ओके, तो ये सीक्वेंस अब याद रख लेना। Find the next term in the following number series 0, 9, 26, 65, 124, 217। सो अगेन एक बार वीडियो को रोक के 2-3 मिनट कोशिश करो कुछ पैटर्न मिलता है या नहीं मिलता है ये पैटर्न ढूंढने की, अदरवाइज आंसर इसका डी रहेगा, ये इसका पैटर्न रहेगा। आप क्यूब करो माइनस कर दो 1, क्यूब करो प्लस कर दो, तो प्लस माइनस वाला सीक्वेंस है क्यूब करके। ओके, सो 1 का क्यूब किया माइनस किया तो 0 आ गया, 2 का क्यूब किया तो 9 आ गया, 3 का क्यूब माइनस 1 26 आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे 7 का क्यूब करो और माइनस 1 कर दो, तो आंसर आपका 342 आ जाएगा जी। ठीक है, तो इस तरीके के पैटर्न, एटलीस्ट ये पैटर्न आप याद रखो कि इस तरीके का कोई पैटर्न हो सकता है क्योंकि ये पहले आया हुआ है। ठीक है, तो जो पीवाईक्यूज में आए हुए हो वो पैटर्न तो आपने जरूर ध्यान रखने हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप ये सोच सकते हो कि हमें कोई सपने थोड़ी आएंगे कि हम 1 का क्यूब या क्या क्या क्यूब स्क्वायर क्या क्या सिचुएशंस देखे, ऐसे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। बट जो प्रोबेबिलिटी है, जो क्वेश्चंस पहले आए हुए हैं तो उनमें जो पैटर्न है वो तो कोशिश की जा सकती है। मिसिंग नंबर आपने फाइंड करना है जी। ए बी, देखो ए बी सी, यहाँ डी आ जाएगा, यहाँ ई, तो पहले पे डी ही दे रखा है इन्होंने, कोई कंफ्यूजन ही नहीं छोड़ा। ठीक है, देन बी डी एफ, एफ के बाद बी के बाद सी छोड़ दिया, डी के बाद ई छोड़ दिया, एफ के बाद जी छोड़ दिया, एच आ जाएगा, एच के बाद आई छोड़, एच आई जे। ठीक है, तो एच आ जाएगा, यानी ये एक ही ऑप्शन कटा। अब हमसे पूछ रहे हैं 7, 9 या 8, तो 2, 3, 5 और 11 देखो प्राइम नंबर्स हैं सारे के सारे, तो 7 एक प्राइम नंबर है तो 7 आना चाहिए। 9 और 8 तो वैसे भी डिवाइड हो जाते हैं, तो फर्स्ट रहेगा कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, ये आपको दे रखे हैं 2, 3, 5, 7, 11। ओके, Arrange the following shapes in increasing order of their area. So increasing order तो तब बताओगे ना जब आपको एरिया निकालना आता होगा। तो सर्कल का डायमीटर दे रखा है, सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, ये तो सबको याद रहेगा शायद। ठीक है, तो रेडियस 5 हो जाएगी, तो इस पाई आर का स्क्वायर यानी 5 और 5, इसको निकालना पड़ेगा। देन यहाँ पे रेक्टेंगल दे रखा है, तो रेक्टेंगल में तो यही होता है, 6 चौके 24 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर का ए स्क्वायर होता है तो 5 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आपको दे रखी है, ये आई थिंक √3/4 और आपकी साइड का ए का स्क्वायर होता है आई थिंक। तो ये फॉर्मूलाज है जी, ये रहे फॉर्मूलाज। ठीक है, सही बताया मैंने। ठीक है, ये फॉर्मूलाज हैं, आप निकाल के वैल्यू देखोगे तो कंपेयर करके आपको सीक्वेंस समझ आ जाएगी। अब ये जो फॉर्मूलाज हैं ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, सर्कल का एरिया, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। इक्विलेटरल ट्रायंगल थोड़ा अलग लग सकता है, इसको ध्यान रखना। मीमांसा क्या है, तो मीमांसा हम उसमें पढ़ते हैं जो हमारे इंडियन फिलोसफी में एक स्कूल है, ये स्टेट ऑफ मेंटल अब्जॉर्प्शन इन एन ऑब्जेक्ट वेयर एन इंडिविजुअल गेन्स ऑन एक्सपीरियंशियल रियलाइजेशन ऑफ इट्स ट्रू नेचर, समाधि। ओके, वन ऑफ द क्लासिकल स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, आस्तिक नेचर का जो गॉड में बिलीव करता है, नास्तिक का नहीं है ये। डॉक्ट्राइन दैट क्लेम्स ऑल यूनिवर्सल थिंग्स आर मोमेंटरी इन नेचर, नहीं जी। तो ये बी ऑप्शन जो है वो सही है, आस्तिक वेद में जो है ये क्या है, एक क्लासिकल स्कूल है। Which of the following come under the category of non-verbal communication? तो आपकी बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल में आएगी। अगर आप चिल्ला रहे हो तो बोल दिया ना आपने कुछ, ये तो वर्बल में आ गया। आपके जेस्चर्स नॉन वर्बल में आएंगे, फेशियल एक्सप्रेशंस नॉन वर्बल में, बट आप अगर फोन पे बात कर रहे हो तो वो आपका वर्बल हो गया। तो आपका ए, सी और डी जो है वो आंसर हो जाएगा। ओके, Which of the following is an example of deductive reasoning? डिडक्टिव इंडक्टिव दो रीजनिंग हम पढ़ते हैं।
Screen exposure among children at very early stage affect their psychological health. Therefore, we should not expose our children to digital gadgets. तो हमने क्या किया कि एक जनरल स्टेटमेंट बताई, उसके बाद हम स्पेसिफिक जा रहे हैं कि हमें अपने बच्चों को नहीं करना चाहिए. स्मोकिंग लंग कैंसर की तरफ लीड करती है, तो स्मोक नहीं करना चाहिए. If it is raining, then ground is wet. It is raining, therefore ground is wet. तो डिडक्टिव रीजनिंग में यहाँ पे if वाली सिचुएशन आ गई. All ducks that have been observed have been white. Therefore सारे के सारे ducks जो है वो white हैं. डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग में आपको पता हो, डिडक्टिव में हम जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं और आपकी इंडक्टिव में हम स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं. ठीक है, तो हमें जनरल टू स्पेसिफिक वाला एग्जांपल कौन सा साउंड कर रहा है? देखो, जनरल वाले में ये भी है, लेकिन जो 3 स्टेटमेंट्स हम देखते हैं वो यहाँ पे दे रखी है. तो ये क्लासिक एग्जांपल हो गया, क्योंकि एक जनरल रूल है कि अगर रेन हो रही है तो ग्राउंड वेट होगा. ओके, और रेन हो रही है इसलिए ग्राउंड वेट है, देयरफॉर ग्राउंड इज वेट. तो हमने क्या कर दिया, हमने एक वो होता है ना जनरल रूल से एक स्पेसिफिक सिचुएशन, रेन हो रही है उस सिचुएशन में पहुंच गए हैं. ओके, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछिए जी. काली लिनक्स इज अ फ्लेवर ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. वी कैन यूज मैकिंटोश on Linux OS also. Windows Surface is developed by Intel Corporation और Android is based on Linux. तो आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी है, आंसर बी और सी रहेगा. पहला और जो है डी, ये आपके बिल्कुल ठीक है. एंड्रॉइड जो है वो बेस्ड है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे. अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम की चीजें आपको याद रखनी है. बाकी मैं ऑपरेटिंग सिस्टम वाला टॉपिक कवर करूंगी आपकी मैराथन में, वो भी आप देख सकते हो. ठीक है, तो ये आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई जो आप एक रीडिंग ले सकते हो. बट अब ये इन्फॉर्मेशन आपको पता हो कि क्या क्या चीजें कैसे होंगी. Choose the correct statement related to autonomous colleges in the context of recommendation of NEP 1986. No special assistance to colleges in tribal areas. Full funding by central government for a period of 10 years. ऑटोनोमस कॉलेजेस की बात हो रही है. फंडिंग शैल बी मेड अवेलेबल थ्रू नेक के थ्रू कब से फंडिंग अवेलेबल होने लगी. 500 कॉलेजेस टू बी डेवलप्ड एज ऑटोनोमस कॉलेजेस इन द 7th 5-year प्लान. ये स्टेटमेंट ठीक है जी, ठीक है. तो अगर आप रिकमेंडेशन देखोगे एनपी 1986 की, तो 500 कॉलेजेस हमें डेवलप करने, ऑटोनोमस कॉलेजेस 7th 5-year प्लान में ये चीज मेंशन है. ओके, ऑटोनोमस से रिलेटेड. तो अब देखो ना, आप यहाँ पे ट्राइबल एरियाज को कोई अहमियत नहीं दे रहे हो, तो वो तो गलत हो गया. फुल फंडिंग गवर्नमेंट देगी, वो भी 10 साल तक. पागल थोड़ी ना है गवर्नमेंट. ओके, नेक जो है उसके थ्रू कभी फंडिंग हो ही नहीं सकती, यूजीसी के थ्रू होती है फंडिंग, तो वो भी नहीं होगा. तो एक ही ऑप्शन बचता है. ठीक है, इवनिंग आवर्स ऑफ अ हर्मिट इज रिटन बाय. तो किसने लिखी है, नया क्वेश्चन है ये. ठीक है, अब इससे समझ आता है कि आपको इनकी बाकी जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो पता होनी चाहिए. ओके, तो आंसर डी है जी. पेस्ट्रोलॉजी की बुक है ये, कृष्णमूर्ति की एक फेमस बुक है, फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम. रूसो की फेमस है एमील, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और कन्फेशंस. खुशवंत सिंह की है ट्रेन टू पाकिस्तान. और पेस्ट्रोलॉजी की है हाउ जर्ट्रूड टीचेस हर चिल्ड्रन, द इवनिंग आवर्स ऑफ हर्मिट, लियोनार्ड और जर्ट्रूड. तो ये 3 एक बुक मैंने सेलेक्ट की कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है. लेक्चरिंग, डेमोन्स्ट्रेशन, फील्ड ट्रिप और प्रोजेक्ट आपको दे रखा है. फील्ड ट्रिप में डायरेक्ट एक्सपीरियंस जो है वो बच्चे गेन करेंगे. प्रोजेक्ट में जो है, अच्छा ओके, सी का फर्स्ट. ठीक है, सो प्रोजेक्ट में सेकंड या थर्ड, एक्टिविटी, पर्पसफुल एक्टिविटी करवा रहे हो. फैक्ट प्रेजेंटेशन आपकी लेक्चर में हो जाएगी और डेमोन्स्ट्रेशन में आपका शोइंग मैनिपुलेशन ऑफ ऑपरेशन. 2 4 1 3 ऑप्शन सेकंड. ओके, स्वयं प्रभा, शार्क टैंक, कृषि दर्शन और शक्तिमान बच्चों का प्रोग्राम होता था. कृषि प्रोग्राम कृषि से रिलेटेड है, शार्क टैंक बिजनेस से रिलेटेड है, स्वयं प्रभा एजुकेशनल प्रोग्राम. इजी, सबने ये नाम सुने होंगे, मुझे लगता नहीं किसी ने इनमें से कोई भी नाम ना सुना हो. Which one of the following doesn't pertain to 4 C's of successful writing? तो concise हो, connect करती हो, clear हो या correct हो. तो कनेक्ट जो है वो नहीं होगा जी. क्लैरिटी होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए. ठीक है, ग्रामेटिकल एरर वगैरह ना हो, और कोहेरेंस रहेगी, यानी मीनिंग द आइडियाज इन द राइटिंग आर लॉजिकली कनेक्टेड और स्मूथ हो फ्लो उनका. ठीक है, तो ये 4 सी रहेंगे जब आप कोई चीज लिख रहे हो, जैसे कोई मूवी लिखे है, कोई राइटर है. तो क्लैरिटी, कंसाइजनेस, करेक्टनेस और आपका कोहेरेंस, ये 4 सीज है.
राइट स्टेटमेंट आपसे पूछी है, आर्टिकल 21A इंसर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, इज रिलेटेड टू राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन कट आउट हो गया। आर्टिकल 30 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द राइट टू इन्फॉर्मेशन, नहीं, आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट करता है, 19 में भी फर्दर आर्टिकल 19 का 1 का ए ऐसा कुछ करके है, तो ये गलत है जी, सेकंड बी गलत है, बी गलत है, तो ये स्टेटमेंट गलत। ए सी या ए डी? assures the higher education and research, constitution protects the right of minorities, minorities का right protect करता है जी, डी वाला बिल्कुल ठीक है, सी गलत है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए और डी हो जाएगा। ओके, 350 में बोलते हैं कि प्राइमरी लेवल पे मदर टंग का इस्तेमाल होना चाहिए, तो वो प्राइमरी लेवल पे मदर टंग की में इंस्ट्रक्शंस दी जानी चाहिए, वो 350 ए में मेंशन है, और आर्टिकल 19 के 1 के ए में जो है वो सारी चीजें मेंशन है, जो ए बी सी डी हम सारे पढ़ते हैं। ओके, what is noise induced permanent threshold shift? Shifts due to high level sound for comparatively short period, shift due to honking of vehicles, shift in permanent threshold due to years of high level of industrial noise, shift due to shorter noise exposure. नॉइस इंड्यूस्ड परमानेंट थ्रेशोल्ड है, तो ये जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया की वजह से, इंडस्ट्रियल नॉइस की वजह से जो क्वांटिटी में आपने सुनी है, तो वो परमानेंट थ्रेशोल्ड आपकी शिफ्ट हो गई है, ठीक है। तो एक तरीके से ये इरिवर्सिबल हियरिंग लॉस जो है वो रहेगा, जो प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर की वजह से हुआ है। ओके, कमेटी के नाम दे रखे हैं, रिकमेंडेशन दे रखी है, सरकारी कमेटी, सैम पित्रोदा, then KB cover committee, Pawar committee और साहू committee. Okay, to explore public private partnership in higher education, to recommend measures for improving governance and accountability in higher education institutions, development of higher technical education in India, restructuring curriculum for multidisciplinary professional. तो क्या किसका क्या आंसर रहेगा? सरकार कमेटी, सैम पित्रोदा नॉलेज कमीशन, पवार कमेटी थोड़ी अलग है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें करनी पड़ेगी। आंसर फर्स्ट रहेगा जी, सरकार कमेटी में आ जाएगा आपका हायर टेक्निकल, क्योंकि उस टाइम पे AICTE भी बना था, सो टेक्निकल एजुकेशन पे थोड़ा फोकस था। देन सैम पित्रोदा की बात करेंगे तो मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोफेशनल्स का जो करिकुलम रिस्ट्रक्चरिंग, देन है आपका फर्स्ट KB पवार, ये कमेटी जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एक्सप्लोर करने के लिए, और साहू कमेटी जो है वो मेजर्स फॉर इम्प्रूविंग गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। तो किस लिए ये शुरू की गई थी वो आपको आइडिया हो गया होगा। ओके, अब आप मुझे बताना कि ये सैम पित्रोदा तो चलो आपको पता होगा, KB पवार और साहू कमेटी जो है वो कौन से ईयर में आई थी? What is the major source of pollutant lead in home? Pollutant lead in homes. मेजर सोर्स क्या है लेड का? फर्नीचर है, पेंट है, यूटेंसिल्स हैं, नोटबुक्स हैं। नोटबुक्स थोड़ी ना होंगी, पेंट होता है जी, ठीक है, पेंट जो है इसका आंसर रहेगा, क्योंकि घर में पेंट करवाते हैं सब लोग, उसमें लेड होता है, और वो एक इंडोर पोल्यूशन का जो है सोर्स माना जाता है। स्किल्स टू फेस जॉब इंटरव्यूज एंड गेटिंग एम्प्लॉयड आर अ पार्ट ऑफ, तो आप जब जॉब इंटरव्यू देने जाते हो तो आपकी जो बात करने की स्किल है, चीजें हैं, दीज आर सॉफ्ट स्किल्स। ओके, हार्ड स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स आपको पता हो, सो बी ऑप्शन जो है वो आपका सही रहेगा, सॉफ्ट स्किल्स में इंक्लूड मानी जाएंगी ये चीजें। Landes considers the Industrial Revolution as the outcome of combination of three interrelated streams of technical advances. तो इनमें से वो तीन में से कौन सी एक नहीं है, वो आपसे पूछिए, नया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोबारा पूछा जा सकता है, आपको पता हो। मैकेनाइजेशन, अडॉप्शन ऑफ न्यू पावर सोर्सेज, मॉडिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट्स टू मेक ह्यूमन लाइफ इजी, एक्सटेंसिव यूज ऑफ रॉ मटेरियल। आंसर आपका सी हो जाएगा जी। इनके अकॉर्डिंग इनकी जो बुक थी अनबाउंड प्रोमिथुस, उसके अंदर ये चीजें मेंशन है। तो आपकी तीन चीजें मैकेनाइजेशन है, न्यू पावर सोर्सेज है, एंड इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। ओके, तो वो चीज रहेगी। देन है द फॉलोइंग आर स्टेप्स रिलेटेड विद कंस्ट्रक्शन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रिसर्च टूल, ठीक है ना, ऑप्शन सी। ओके, स्टेप्स रिलेटेड विद कंस्ट्रक्शन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रिसर्च टूल, तो कब कैसे आप जो है टूल को बनाएंगे। ओके, सिलेक्शन ऑफ आइटम्स फॉर प्राइमरी ड्राफ्ट, देखो फिर फाइनल ड्राफ्ट के लिए पूछ लिया, आइटम को एनालाइज किया, नॉर्म्स एस्टैब्लिश किए, कंस्ट्रक्शन ऑफ आइटम्स। पहले तो आइटम को कंस्ट्रक्ट करोगे, फिर वो आइटम को सेलेक्ट करोगे कि वो कौन कौन से प्राइमरी टूल में जाएंगे, देन उस आइटम को वो जो चीजें हुई है उनको एनालाइज करोगे, एनालाइज करके फाइनल ड्राफ्ट करोगे, और उसके बाद आप नॉर्म्स बनाओगे। आंसर फर्स्ट रहेगा जी, ठीक है।
इफ द प्रोपोजिशन नो रेप्टाइल्स आर स्क्वेयर यानी AEIO, तो ये आपकी ई वाली स्टेटमेंट है। अगर ये फॉल्स है तो कौन सी जो है वो ट्रू हो जाएगी, तो आई वाली ट्रू हो जाएगी जी। ठीक है, तो कौन सी ट्रू हो जाएगी, सम रेप्टाइल्स आर स्क्वेयर, हाँ ये ट्रू हो जाएगी। ऑल रेप्टाइल्स आर स्क्वेयर, अगर ये ट्रू है तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो फॉल्स हो गई तो दोनों फॉल्स भी हो सकते हैं ऐसे तो। सम नॉन स्क्वेयर्स आर नॉट नॉन रेप्टाइल्स एंड सम रेप्टाइल्स आर नॉन स्क्वेयर्स। तो नोट वाला तो नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, बचा क्या, ए बी या बी ओनली, बी ओनली भी नहीं आएगा। ठीक है, सो बचा क्या, ए और बी, तो ए ओनली आना चाहिए टेक्निकली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ड्रॉप था। ए ओनली किस लिए आना चाहिए, ए ओनली मतलब ये वाला सही होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पूछा कि कौन सा ट्रू होगा, तो ये फॉर श्योर ट्रू होगा, कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो अगर ये फॉल्स है तो आई ट्रू होगा ही होगा, लेकिन ए ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, तो ये जो बी वाली स्टेटमेंट है ये पॉसिबिलिटी है, ट्रू भी हो सकती है फॉल्स भी हो सकती है, हमें फॉर श्योर नहीं पता, तो इसलिए क्वेश्चन ड्रॉप था। ये ए ही सही आना था ऑप्शन, बट स्टिल ये ड्रॉप था। ओके, choose the correct statements from the following regarding targets under sustainable development goals। टारगेट का भी नहीं है एक तरीके से, अगर आपको ये भी आइडिया हो ना कि कौन सा सस्टेनेबल गोल किससे रिलेटेड है। सस्टेनेबल गोल 6 टू इम्प्रूव वाटर क्वालिटी, सस्टेनेबल गोल जो आपका 7 है उसमें रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का बोल दिया आपने। देन है आपका 4 में आप बोल रहे हो इक्वल एक्सेस हो क्वालिटी एजुकेशन की। देन आप 3 में बोल रहे हो सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर यूनिवर्सल एक्सेस हो, और आपका 8th में आप बोल रहे हो कि टू सस्टेन द 7% GDP इन एटलीस्ट इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। आंसर आपका ए बी सी ई हो जाएगा, डी नहीं आएगा, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 7वां है, ये देखो ये 7वें में अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी है, ना कि इंडस्ट्री या इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, तो वो 9th वाला ऑप्शन दे रखा था 7वें में, तो वो गलत हो जाएगा जी। ओके, चलिए, Which of the following are correct? Speed of 50 km per hour is equivalent to 50 मीटर पर सेकंड। तो आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करना है। किलोमीटर को आप मीटर में करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई हो गया। पर आर था, आर मतलब 60 मिनट्स, 60 मिनट्स में अगेन 60 से करोगे तो वो सेकंड्स में आ जाएगा। 10 से 10 कट, देन आपका 2 2 3 6 2 5 10 5 5 25, नहीं कुछ तो गड़बड़ हुई है ना, 6 3 18, या फिर ये गलत है। आवर्स यानी 60 मिनट्स हो गई, मिनट्स हटाऊंगी तो मल्टीप्लाई बाय 60 करना पड़ेगा आपको सेकंड्स के लिए। ठीक है, पर ये स्टेटमेंट गलत लग रही है। एरिया ऑफ रोम्बस विद डायगोनल्स, डायगोनल्स आपको दे रखी हैं इज, सो रोम्बस का एरिया आई थिंक 1.1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6 होता है, 6 दूनी 12, ये ठीक लग रहा है। ये ग्रेटर देन 4 है। ओके, 729, चलो इसको देखते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 बनानास इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 8, तो यानी मेरा सेकंड तो फॉर श्योर सही है, मेरे से सही ही पूछे हैं, सेकंड फॉर श्योर सही है और ए गलत लग रहा है मुझे। आंसर बी और डी है जी। ठीक है, सो सी भी गलत है। ओके, आप ये कैलकुलेट करके देखना और मुझे बताना 10 बनाना का अगर मैं प्राइस लेके चलूं, वो सेलिंग प्राइस 8 बनाना का, तो कितना प्रॉफिट होगा। ओके, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एथनोग्राफिक रिसर्च, सर्वे और केस स्टडी। डेप्थ इन डेप्थ स्टडी है तो केस स्टडी हो गया जी। ठीक है, स्टडी ऑफ ओपिनियंस सोशल मीडिया पे स्टडी कर रहे हो तो सर्वे हो गया वो। कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एक्सपेरिमेंटल हो गया, और परसेप्शन ऑफ पीपल आप उनकी लाइफ के बारे में वहीं जाके देख रहे हो तो वो आपका एथनोग्राफिक रिसर्च हो गया। 3 4 2 1। ओके, अरेंज द फॉलोइंग एरिक्सन की स्टेजेस, तो देखो पिछले में वाइगोट्स्की का एक क्वेश्चन था, यहाँ पे एरिक्सन का पूछ लिया। तो ये क्वेश्चंस आजकल आने लग गए हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं इनको, तो हमें याद तो करने पड़ेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड से ये क्वेश्चन माना जाएगा, तो हम उसके अंदर में लर्निंग के उसमें ये इंक्लूड करवाऊंगी डेवलपमेंट वाली स्टेजेस का। ओके, जब मैराथन करवाऊंगी अब। तो जनरेटिव, स्टैग्नेशन, आइडेंटिटी, रोल कंफ्यूजन, ऑटोनॉमी, शेम। तो आपसे पूछा है कि कौन ऑर्डर में सीक्वेंसाइज करनी है, सीक्वेंस रहेगी CDBAE, ये इनकी सीक्वेंस होती है। ठीक है, 8 स्टेजेस ये होती हैं। आई होप आपने पढ़ रखी होंगी, पर मुझे लग नहीं रहा पढ़ रखी होंगी, पेपर 1 वालों में बहुत रेयर पढ़ाते हैं हम ये, क्योंकि वो ओवर वाली चीज हो जाती है। तो मैराथन में इस बार डालूंगी मैं भी इनको ना, क्योंकि पूछी जा सकती है, एटलीस्ट थोड़ा बहुत दिमाग से जा रखा हो तो आप फिर भी लगा दोगे सीक्वेंस।
नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आइडेंटिफाई करने हैं जी, ठीक है। विल्कोक्सन का रैंक कोरिलेशन, ओके। कैंडल का टाउ वाला जो डब्ल्यू टेस्ट है, तो ये तो है नॉन पैरामेट्रिक। रैंक कोरिलेशन स्पीयरमैन का होता है, ये भी है। विल्कोक्सन का टेस्ट ये भी है, टी टेस्ट नहीं है और अनोवा भी नहीं है, तो ए, बी और सी है क्या ऑप्शन में, है ना, फोर्थ ऑप्शन। अरेंज इन सीक्वेंस द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग एनालॉजिकल कंडीशन रीजनिंग, तो वो ये वैसा ही आप पहले कॉमन वाली चीजें देखोगे और देखो आइडेंटिफाई किया आपने सोर्स को और टारगेट डोमेन्स को, ठीक है। फिर कॉमन फीचर्स जो है वो डिटेक्ट किए, असेस की रेलेवेंस, तो ई आना चाहिए पहले, ठीक है। ई सबसे लास्ट में इवैल्यूएट करोगे। इवैल्यूएट कब करोगे, जब आपने कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया है, तो आप पहले डिटेक्ट करो, ये रहेगा जी बेटर ऑप्शन, ठीक है। फोर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ को पढ़ने की कोशिश कीजिए, फटाफट आंसर करने की कोशिश करना है। स्टॉप द वीडियो, रीड द पैराग्राफ एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन, आंसर आपका क्या रहेगा, सी, ओके। 47th क्वेश्चन, इंश्योरिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन रूरल एरियाज रिक्वायर्स, किस चीज की जरूरत है, यूज ऑफ डिफरेंट मीडिया। द फर्स्ट नेशनल कन्वेंशन ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन हैज, तो कब का है वो, इसमें ही होते हैं सारे आंसर्स, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना होता इसके अंदर, ठीक है। आंसर रहेगा फर्स्ट। देन है फॉर ब्रिंगिंग अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर्स हुज रोल अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज मोर क्रूशियल, तो किसका रोल ज्यादा है, रेडियो और टेलीविजन का। Last question for today. What, according to the author, will prove regarding with reference to consumer protection? तो आंसर क्या रहेगा जी, फर्स्ट रहेगा, ओके। ये आपका 103 जो है वो पेपर हो गया है, 2 पेपर बचे हैं, वो भी जल्दी हो जाएंगे। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके बताइएगा, जो क्वेश्चन मैंने पूछे थे वो भी आंसर करके बताइएगा। Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free. Be consistent in your efforts. Take care. See you in next class.